हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मई 2020 का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुका हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा ही डेटा एमसीक्यू के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये आपको पता होगा, हमारी प्रदेश सरकार ये योजना लेके आई जिसका नाम है क्या? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इसके तहत क्या किया है कि सरकार जब इलेक्शन हो रहा था तब उन्होंने ये वादा किया था कि हम धान को कितने रुपए एमएसपी पे परचेस करेंगे? 2500 प्रति क्विंटल पे। बट केंद्र सरकार के साथ थोड़ा सा इस विषय में विवाद है, तो इन्होंने इसके लिए दूसरा तरीका निकाला। वो तरीका क्या निकाला कि केंद्र सरकार ने जो दर डिसाइड किए, ठीक है, उसी से मान लीजिए परचेस कर लिया, और जो बचा हुआ पैसा है वो एक्स्ट्रा पैसा सरकार किसानों के अकाउंट में डाल देगी या उन्हें 4 किस्तों में दे देगी। ये सरकार ने उसका तरीका निकाला। क्योंकि एमएसपी डिसाइड किसने किया है? केंद्र सरकार ने। जो उन्होंने 2500 रुपए नहीं किया, उससे कम किया है। तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ये उन्होंने पे कर दिया, जो अमुक अमाउंट था वो पे कर दिया, वो इसमें से आप सब्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये सरकार 4 किस्तों में किन्हें दे देगी? जो किसान है उन्हें प्रोवाइड करेगी। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पहला पॉइंट है। दूसरा, इसके तहत सरकार कुल 5,750 करोड़ रुपए की राशि किसानों को प्रदान करेगी। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिर, भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ प्रदान करने के लिए आरपी मंडल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भूमिहीन कृषि मजदूर क्या होते हैं? जो रोज मजदूरी के लिए जाते हैं दूसरे के खेतों में, जिनकी खुद की भूमि नहीं होती, दूसरे के यहाँ वो कृषि मजदूरी करते हैं, उन्हें कहा जाता है भूमिहीन कृषि मजदूर। इन्हें लाभ प्रदान करने के लिए आरपी मंडल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है कि इन्हें किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए। तो पहला पॉइंट तो यह है कि 685 प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा सरकार देने वाली किसानों को 4 किस्तों में, और इसके तहत इतना पैसा दिया जाएगा 5,750 करोड़। और आरपी मंडल एक समिति है जो क्या करेगी? भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ कैसे प्रदान किया जाए ये बताए। तो इसका आंसर है क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर, आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारा जंगल है, और गुफाएं होंगी तो इस बात की पूरी संभावना है कि वहां कभी जो पहले का आदि मानव होगा वो रहा होगा। तो कई जगह पे ऐसे भित्ति चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं। हर बार हर करंट अफेयर में हर मंथ में कम से कम 1-2 आपको इस प्रकार के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। जय मरगा और देश देखा की गुफाओं में भित्ति चित्र मिले हैं। अब देखिए, ये गुफा है, मैंने पहले भी बताया था, आदि मानव यहां रहता है, तो वो क्या करेगा? चित्र बनाएगा। बैठे बैठे बोर हो रहे तो क्या करेगा? चित्र बनाएगा। तो चित्र बनाने के लिए कई जगह देखने को मिलेगी। जय मरगा और देश देखा, ये 2 गुफाओं में लेटेस्ट भित्ति चित्र मिले हैं। इनके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहां पर है। तो ये जशपुर जिले में स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये दोनों, ये भित्ति चित्र पूरा पाषाण कालीन है। पूरा पाषाण काल आपने सुना होगा, 3 पाषाण काल होते हैं। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, और एक होता है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल ये था जब आदमी एकदम भटकता रहता था, एक जगह नहीं रहता था वो, और अकेला भटकता था वो। जैसे इस गुफा में रह गया, यहां उसको खाना मिल गया, अकेला रहता था। फिर मध्य पाषाण काल में वो किस में रहने लगा? ग्रुप में, समूह में रहने लगा। और नव पाषाण काल में उसने, हाँ, यहां भी वो भटकता ही रहता था, एक जगह स्थायी नहीं था, बट हाँ, छोटे छोटे कबीले यहाँ पे बनने लगे थे। बट नव पाषाण काल में उसने क्या किया? खेती भी करने लगा, कबीले भी बना लिए, परिवार भी बना लिया, यानी स्थायी हो गया। इसमें खास बोले तो खेती करने लगा वो। तो ये 3 है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और इसमें ये जो चित्र मिले ये कौन से? पूरा पाषाण कालीन है, यानी बहुत ही पुराने। इन भित्ति चित्रों में मानव जननांगों को दर्शाया गया, दिखाया गया होगा मानव जननांगों को। फिर है, एक वाद्य यंत्र भी मिला है जो पत्थर का है तथा इससे शंख की ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। सिंपल सा फैक्चुअल डेटा है, ऐसा
देखिए जब व्यक्ति, उसके औजार भी जब पत्थरों के थे तो वो कुछ बनाएगा तो किससे बनाएगा? पत्थर से ही बनाएगा। तो उसने पत्थर से क्या बनाया? शंख बनाया। तो शंख की वो ध्वनि करता था, किससे? पत्थर के शंख से। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी सत्य है। जय मर्ग, इसमें इंपॉर्टेंट है, जय मर्गा देश देखा कहां पर मिली? जशपुर में। और यहां पर किस प्रकार के? पूरा पाषाणकालीन भित्ति चित्र मिले। नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये आपको एक दिख रहा होगा क्या? ब्लैक पैंथर इस प्रकार से है, और ये ब्लैक कलर का दिख रहा है पूरा का पूरा। ये ब्लैक पैंथर को बहुत दिनों बाद देखा गया, और ये कहां पर देखा गया? अचानक मार बाघ आरक्षित क्षेत्र में देखा गया। अचानक बाघ आरक्षित क्षेत्र कहां पर है? पहले भी मैंने बताया, इसका बहुत सारा हिस्सा मध्य प्रदेश में है और काफी हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। टाइगर रिजर्व है ये। तो वहां पर रात में कुछ कैमरे इंस्टॉल कर दिए थे वन विभाग वालों ने, तो उन कैमरों में ये तस्वीर कैद हुई है। अब ये ब्लैक पैंथर होता क्या है? इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बघीरा कहा जाता है। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, ये एक्चुअल में एक बाघ ही है, बट इसका कलर क्या हो चुका है? ब्लैक हो चुका है। इसके कुछ आनुवांशिक परिवर्तन हुए, इस वजह से इसका कलर ब्लैक हो गया। ये कोई बाघों से अलग नहीं है, बट हाँ इसका कलर ब्लैक हो चुका है। यह बाघ की कोई नई प्रजाति नहीं है, बल्कि कुछ आनुवांशिक परिवर्तन के कारण इसका रंग काला हो गया। ये काला नहीं है, काला है, थोड़ा सा मिसटाइप हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले उदंती सीता नदी बाघ आरक्षित क्षेत्र में एक ऐसा ही पैंथर देखा जा चुका है। उदंती सीता नदी बाघ आरक्षित क्षेत्र के बारे में भी मैंने आपको बहुत बताया है, बहुत सारे करंट अफेयर्स में। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। तो ब्लैक पैंथर, इसका नाम क्या? बघीरा, कोई नई प्रजाति नहीं। ये कहां पर देखा गया? अचानक मार बाघ क्षेत्र में। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी नाम की एक छत्तीसगढ़ की फिल्म का न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव के लिए चयन हुआ है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? फिल्म का नाम क्या है? द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी, ये फिल्म का नाम है। अब ये न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में चली गई तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाती, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें खास क्या है इस फिल्म में? यह फिल्म अवैध खनन करने वाले मजदूरों की कहानी पर आधारित है, जो कि क्या करते हैं? अवैध खनन करते हैं, वैध नहीं। आपको पता है हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये बहुत ज्यादा जो मिनरल्स हैं, संसाधन है, उससे भरपूर है। तो कोयला यहाँ पर बहुत है, तो कोयले की यहाँ पर अवैध खनन भी होता है। ये कटु है पर सत्य है। तो इसी के ऊपर ये फिल्म आधारित है, मजदूरों की कहानी पर आधारित है। फिर आपको दो तीन चीजें और इसके साथ याद रखना है। इसमें आर्टिस्ट तो बहुत सारे आर्टिस्ट के नाम आप याद नहीं रख पाएंगे, तो आपको ना डायरेक्टर का और जो इसका निर्माता है यानी प्रोड्यूसर है, दोनों के नाम याद करना। इस फिल्म के निर्माता डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर हैं, और ये काफी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इनकी फिल्म एक बार कान फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई जा चुकी है। डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर, इन्होंने ये फिल्म बनाई, ये प्रोड्यूसर है। और निर्देशक कौन है यानी डायरेक्टर कौन है? रूपेश कुमार प्रसाद, ये फिल्म के क्या है? डायरेक्टर हैं। और इसकी शूटिंग कहां पे हुई है? तो ये गरियाबंद के जंगलों में इसकी शूटिंग हुई है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं तो कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट है। द गोल्ड एंड चिकन स्टोरी, पुरुषोत्तम चंद्राकर निर्माता, डायरेक्टर रूपेश कुमार प्रसाद, और गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में के जंगलों में शूट हुई है, ये याद रखना। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। जीवराखन राज्य में बनी एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन है। जीवराखन राज्य में बनी एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये सभी को पता है, कोरोना वायरस डिसीज चल रहा है, कोविड-19 का पीरियड चल रहा है। तो इसमें आपने देखा होगा सैनिटाइजर का यूज इतना बढ़ गया कि पहले तो लोग सैनिटाइजर जानते भी नहीं थे कि सैनिटाइजर होता क्या। अभी सैनिटाइजर इतना यूजफुल हो गया कि सभी लोग बच्चा बच्चा जानने लगे। नहीं तो मैं श्योर हूं लगभग 80 to 90% लोग ये नहीं जानते थे कि सैनिटाइजर होता क्या। तो अब इसका अच्छी तरह से ऑटोमेटिक सैनिटाइज करने के लिए एक मशीन बनाई गई है, जो हमारे राज्य में ही बनी है। इसका नाम है क्या? जीवराखन रखा गया है इसका नाम, जीवराखन। ये ऑटोमेटिक क्या करेगी? सैनिटाइज करेगी। फिर मेक इन छत्तीसगढ़ के कंसेप्ट के तहत इसे स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल से तैयार किया गया। आपको पता होगा जो सैनिटाइजर बनता है उसमें एल्कोहल का काफी कंटेंट होता है,
तो इसे मेक इन छत्तीसगढ़, मेक इन इंडिया आपने सुना होगा, ऐसे ही मेक इन छत्तीसगढ़ है। इसके कंसेप्ट के आधार पर स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल से तैयार किया गया, यानी छत्तीसगढ़ की टेक्नोलॉजी भी है, संसाधन भी है और लोग भी हैं। इस मशीन में सैनिटाइजर की खपत भी कम होगी और जितना हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर लगता है उतना ही सैनिटाइजर मशीन के सामने हाथ रखने से ऑटोमेटिक निकलेगा। काफी अच्छी मशीन है, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, कई बैंक में या आप जाएंगे तो वहां पे सैनिटाइजर रखा होता है, उसको जोर से दबाया पूरा खराब कर दिया। हमारे भारत में ऐसा होता है भाई, अनफॉर्चुनेटली होता है। तो उससे बचा जा सकेगा कि भाई एक खास अमाउंट में ही निकला, फिर आप उतना ही आपको यूज करना, तो उसके लिए काफी उपयोगी है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर अजीत जोगी जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, उनका क्या हो गया, निधन हो गया। ये आपने देखी होगी न्यूज। उनके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो सबसे पहला तथ्य तो आपको यही पता होना चाहिए कि वे क्या थे, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। सन 2000 से 2003 तक वो मुख्यमंत्री रहे तथा उन्होंने जनता कांग्रेस नामक पार्टी का गठन किया था। हालांकि इस प्रकार की पॉलिटिकल चीजें एग्जाम में नहीं आती, फिर भी सिंस वो पहले मुख्यमंत्री थे इसलिए हमारा आयोग इस पे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। पूरा नाम है उनका अजीत प्रमोद जी जोगी। इसके अलावा अजीत जोगी की अनकही कहानियां नामक पुस्तक डॉक्टर रेणु जोशी ने लिखी है। कौन सी बुक? बुक का नाम है अजीत जोगी की अनकही कहानियां। ये नाम की पुस्तक डॉक्टर रेणु जोशी ने लिखी। इन्हीं के ऊपर है, ये काफी विवादों में भी रहे। ठीक है, वो सब विवाद एग्जाम में नहीं आएंगे, इसलिए हमें यहाँ डिस्कस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वे आईपीएस तथा आईएएस अफसर भी रहे हैं, मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो मैनिट से पढ़े हुए थे, MANIT का नाम आपने सुना होगा, MANIT, ये भोपाल में है, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफी टॉप कॉलेज है इंजीनियरिंग का, यहां से इन्होंने इंजीनियरिंग की थी MANIT से। और आईपीएस भी बने और आईएएस भी बने, और वो भी सिर्फ 22 ईयर्स की एज में वो आईपीएस बन गए थे, 22 साल की उम्र में। बहुत अच्छी बात है। और इसका आंसर है क्या? उपरोक्त सभी सत्य है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। आगे बढ़ते हैं। झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस की बरसी 25 मई 2020 को आयोजित की गई, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम जो हम कभी नहीं भूल सकते, पूरा देश इसको कभी नहीं भूल सकता। 25 मई 2013 को हुआ था, सभी लोग जानते हैं। उस समय क्या, झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला कर दिया था और लगभग 27 लोगों को इसमें शहीद कर दिया था, यानी उनकी हत्या कर दी थी। फिर इसकी जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। उस कमेटी का नाम क्या है, या आयोग बोलेंगे, सॉरी, न्यायिक आयोग है, प्रशांत मिश्रा न्यायिक आयोग, ये बनाया गया। और इसकी बरसी कब थी? 25 मई को थी। तो श्रद्धांजलि सभा तो रखी जाएगी 25 मई 2020 में। हुआ था घटनाक्रम कब? 2023 में, सॉरी 13 में। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखा गया है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। महेंद्र कर्मा जी जो सलवा जुडुम से जुड़े रहे, उन्हीं की हत्या करने के लिए नक्सली इस हमले में आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे और लोगों की भी वो हत्या करके चले गए, और इनकी भी हत्या अनफॉर्चुनेट ही है। इन्हें शहीद का दर्जा दिया है और इनके नाम पर जो बस्तर विश्वविद्यालय है उसका नाम अब क्या कर दिया गया? शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। किसी एक की भी जान जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लाख की खेती को प्रदेश में कृषि का दर्जा दिया जा रहा है। लाख के बारे में आपने सुना होगा, तो इसे किसका दर्जा दिया जा रहा है? कृषि का। इससे पहले कृषि का दर्जा नहीं था। अब ये कृषि का दर्जा देने से क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जो भी लोग लाख की खेती करते हैं उन्हें लोन मिल पाएगा, उन्हें ऋण मिल पाएगा, वो और अच्छी तरह से ये लाख की खेती कर पाएंगे। इस वजह से इसे खेती का दर्जा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये कौन सा डायग्राम बना के रखा है, तो ये लाख का ही है। लाख होती कैसे, समझना। एक प्रकार का ये कीड़ा होता है, कीट होता है, और वो कीड़ा क्या करता है, ये जो पेड़ की टहनी है इसको खाता है, इसका रस चूसता है। इसके बाद में उसको सुरक्षा के लिए एक आवरण चाहिए रहता है ताकि इसके ऊपर कोई हमला ना करे, इसे ये आशंका रहती है। तो फिर ये क्या करता है, अपने मुंह से कुछ ऐसा लिक्विड निकालता है, और वो लिक्विड क्या करता है, इसके ऊपर
इस तरह से आवरण बना लेता है। तो ये वही है, ये जो दिख रहा है ये पेड़ की टहनी, इसके ऊपर इसने ये आवरण बनाया, और ये जो आवरण होता है यही आवरण होता है लाख, और इसी से फिर अच्छी अच्छी चूड़ियां बनाई जाती है, काफी उपयोग में आता है लाख। तो यह एक वनोपज है जिसमें प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है, तथा पूरे देश का लगभग कितना समझिए 42%, 42% लाख छत्तीसगढ़ में उत्पादित किया जाता है। तो सरकार ने इसके ऊपर ध्यान दिया कि जब हमारे यहाँ इतना अच्छा स्कोप है इसका, तो इसे भी बढ़ावा दिया जाए। तो लाख की खेती के लिए अब सरकारी समितियों से ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा, तथा लाख, इसके बाद में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी सरकार लोन किसके माध्यम से प्रदान करेगी? सरकारी समितियों से, यानी सहकारी समिति मान सकते हो आप, सहकारी समितियों के माध्यम से इन्हें लोन प्रदान करेगी। ये थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है। लाख केरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होता है। इस कीड़े का नाम जो है, इस कीट का नाम क्या है, ये याद रखना है, केरिना लाका, और इसी के नाम पर इसे क्या कहा जाता है? लाख। केरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। राल मतलब क्या? इसके मुंह से इसने निकाली और ये इसके ऊपर ऐसे जम गई, तो राल तो हुई। फिर लाख के कीड़े पलास, कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाले जाते हैं, जिनकी शाखाओं से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए राल का स्त्राव कर कवच बना लेते हैं, यही लाख होता है। काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया किस किस पेड़ में होते हैं, पलास में, कुसुम में और बेर के पेड़ों में पाले जाते हैं। और इसे पाल लिया और फिर वो क्या, इसका रस चूसेंगे, साथ में इधर राल के रूप में आवरण बना लेंगे, यही लाख होता है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम। टामन सिंह सोनवानी राज्य के लोक सेवा आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, वे किनका स्थान लेंगे? इनके बारे में आपने नाम सुना होगा। लोक सेवा आयोग हमारे राज्य का लोक सेवा आयोग है, इसके वो चेयरमैन नियुक्त किए गए। कौन? टामन सिंह सोनवानी। तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले कौन था? KR पिस्दा, ये थे क्या? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन। अब इनकी जगह पर कौन आ गए? टामन सिंह सोनवानी जी। ये काफी तेज तर्रार IAS ऑफिसर माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे नक्सल प्रभावित एरियाज में भी काम किया है, बहुत सारे नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र थे उनमें काम किया और सफलतापूर्वक काम किया कई जगह पर। तो इन्हें क्या नियुक्त किया गया? इन्हें नियुक्त किया गया लोक सेवा आयोग का चेयरमैन। ये किसकी जगह लेंगे? KR पिस्दा की। नेक्स्ट देखिए, गन्ना फसल खरीदी के लिए सरकार किसानों को 261 रुपये FRP सहित कुल 355 रुपये प्रति क्विंटल की राशि का भुगतान करेगी। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए FRP। तो FRP का फुल फॉर्म मैंने यहां लिखा है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग। जैसे कि MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसा होता है। ऐसे ही गन्ने के लिए अगर है तो ये होता है क्या? FRP। अब इसके बारे में और छोटा सा डिटेल देख लीजिए। सरकार इसके लिए कितना पैसा पे करने वाली है? 355 रुपये प्रति क्विंटल। MSP के तहत सरकार कुल लागत के 50% अधिक मूल्य देने का वादा करती है। काफी इंपॉर्टेंट है समझना, MSP और FRP में आपको डिफरेंस पता चलेगा। मान लीजिए आपने कुछ सामान यहां पर या कोई सा भी प्रोडक्शन किया, मान लीजिए गेहूं चावल ये प्रोड्यूस किया, तो अगर MSP पे सरकार पैसा देती है तो वो ये देखती है कि आपको प्रोडक्शन में कितना पैसा लगा होगा। मान लीजिए आपको 100 रुपए लगा, तो कम से कम सरकार आपको कितना देगी? 150, क्योंकि आपकी लागत से 50% ज्यादा देने वाली है। इसे कहा जाता है MSP। ये नियम होता है इसके। हालांकि सरकार इससे भी बहुत ज्यादा देती है। और अगर गन्ने के केस में देखें तो गन्ने के केस में क्या करती है सरकार? जो आपकी लागत हुई है, सरकार और जो प्राइवेट फर्म है वो भी देती है FRP। वो क्या करेंगे? अगर इसकी लागत 100 रुपए थी तो 70% ज्यादा, यानी क्या 170 रुपीज आपको मिनिमम देंगे, क्योंकि इसमें एफर्ट ज्यादा लगता है और इसकी लागत का कैलकुलेशन किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार को कैसे पता चलेगा आपको कितने पैसे लगे इसके प्रोडक्शन में? तो सरकार उसके लिए कैलकुलेट करती है, और वो प्रत्येक किसान के लिए करती है, ऐसा नहीं, एक के लिए करेगी। वो एक के लिए कैलकुलेट किया और फिर बाकी सब के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। इसी से MSP और FRP डिसाइड होता है। तो MSP में 50% से ज्यादा देने का वादा करती है सरकार, और
FRP में 70%। और ये किसने सुझाव दिया? रंगराजन कमेटी ने। गन्ने के केस में ये होता है, गन्ना फसल के लिए। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य है। यानी 50% से ज्यादा तो वो MSP, और 70% यानी कुल लागत का 70% अधिक। समझना, 100 रुपए लगे तो आपको मिनिमम 170 तो सरकार देगी। 100 रुपए लगे इधर तो मिनिमम आपको सरकार 150 रुपए तो देगी। ये इसका नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक टेनिस अकादमी रायपुर में स्थापित की जा रही है। इंटरनेशनल लेवल की है ये टेनिस एकेडमी। और जब ये न्यूज मैंने देखी तो मैं इसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, बट इसमें काफी अच्छा डेटा है और काफी अच्छा ये एकेडमी बन रही है, इंटरनेशनल लेवल की है। मीन समझना, देखिए जो टेनिस के कोर्ट होते हैं, कोर्ट मीन्स क्या, जिसमें वो प्लेयर खेलते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ग्रास कोर्ट और एक होता है कौन सा? सिंथेटिक कोर्ट। ग्रास कोर्ट वो ग्रीन कलर का होता है, आपने देखा होगा, यहाँ पे घास बिछी हुई रहती है, या तो आर्टिफिशियल तरीके से या प्राकृतिक तरीके से, ये ग्रास कोर्ट होता है। और सिंथेटिक कोर्ट क्या होता है? यहाँ पे ना ये सीमेंट कंक्रीट का बना होता है जी, कड़क होता है, एकदम हार्ड होता है। इसके ऊपर बॉल गिरती भी है तो बहुत ज्यादा क्या करती है? बाउंस करती है। और ग्रास कोर्ट पे इतनी बाउंस नहीं करती। तो दोनों होते हैं, एक सिंथेटिक कोर्ट भी होता है और एक ग्रास कोर्ट भी होता है। आप समझिए, यहां पर एक इंटरनेशनल टेनिस कोर्ट, और वो भी कौन सा? सिंथेटिक कोर्ट बनेगा, सिंथेटिक। और 5 प्रैक्टिस कोर्ट, और वो भी कैसे? प्रैक्टिस कोर्ट भी क्या होंगे? सिंथेटिक होंगे। यानी जो ग्रीन कोर्ट है वो नहीं होंगे, बल्कि सिंथेटिक कोर्ट बनेंगे। टोटल कितने? 6। एक तो इंटरनेशनल बनेगा, तो इंटरनेशनल ऐसा नहीं रहता कि उसमें रोज खेलो, जी नहीं। जब वहां पर प्रोग्राम होता है, कोई इंटरनेशनल मैच होता है तो ही खेला जाता है, हमेशा नहीं खेला जाता। 5 प्रैक्टिस के आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी के तहत एडमिन बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग और टेनिस कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा समझिए, सेकंड फ्लोर पर 17 रूम, इसका मतलब बड़ा बनने वाला है। 17 रूम बन रहे मतलब बड़ा बनेगा। हाउस कीपिंग, थर्ड फ्लोर पर 17 रूम और हाउस कीपिंग का निर्माण किया जाएगा, यानी काफी बड़ा है ये। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का होने वाला है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य है। यानी कौन से कोर्ट बनेंगे? सिंथेटिक कोर्ट बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। रक्साहड़ा, जो कि नारायणपुर जिले में स्थित है, के बारे में कौन सा तथ्य सत्य है? रक्साहाड़ा के बारे में। तो रक्षा से यहां पे ऐसा मतलब लगाइए, रक्षा को समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए राक्षस, राक्षस। और हाड़ा का मतलब क्या? हाड़, हाड़ मतलब हड्डी। तो रक्षाहड़ा जो कि नारायणपुर जिले में स्थित है, के बारे में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहली बात तो ये एक रामायण कालीन स्थल है जो कि करेल घाटी पर स्थित है। कौन से जिले में? नारायणपुर में। अब इसके बारे में खास ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता, कि खरदूषण और श्री भगवान राम के बीच में यहाँ युद्ध हुआ था, और वो जो राक्षस मरे वहां पर, उनकी हड्डियां यहाँ पर अभी भी पड़ी हुई है। लोगों को ऐसा मानना है, और वो हड्डियां पड़ी हुई हैं, इस वजह से वहां के जो पत्थर हैं, अब वो पत्थर बन चुकी, ऐसा मानते हैं लोग। अब वो जो पत्थर है उनको जलाओ, पहली बात तो पत्थर जलता नहीं, बट ये हड्डियों के जो पत्थर हैं, यानी इनडायरेक्टली बोलूं तो ये जो पत्थर हैं वो जलते हैं। और वो जब जलते हैं ना, तो ऐसी बदबू आती है उनकी, ऐसी दुर्गंध आती है जैसे कि कोई हड्डी जल रही। ऐसा न्यूज में आया था अभी कुछ दिन पहले। तो यह एक रामायण कालीन स्थल है जो कि करेल घाटी पर स्थित है। यहां पर पाए जाने वाले पत्थरों को जलाए जाने पर जीवाश्म की अधिकता के कारण, जीवाश्म ही होगा ना, हड्डियां हैं तो, इनकी हड्डियों के जलने जैसी तीक्ष्ण तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। और इसी वजह से इसका नाम क्या है जगह का? रक्साहाड़ा, यानी राक्षस का हाड़, यानी राक्षस की हड्डियां पड़ी हुई। मुझे नहीं पता अभी तक कैसे पड़ी हुई है वो। उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। फिर पड़िया कंगी, जो कि भूरिया जनजाति की युवतियां धारण करती हैं, इस जनजाति के में किस बात का प्रतीक है? भूरिया जनजाति आपने सुना होगा। पड़िया एक प्रकार की कंगी होती है, जो महिलाएं होती हैं, वो क्या करती है? सिर में लगा के रखती है। आपने देखा होगा कई महिलाएं ऐसा लगा के रखती है। चलिए, अगर आपने इतना नोटिस नहीं किया तो कोई बात नहीं, इट वॉज जस्ट अ जोक, डोंट टेक इट टू मच सीरियसली। लड़कियों के विवाहित होने का संकेत है अगर उन्होंने कंगी लगा के रखी तो, या फिर लड़कियों के अविवाहित होने का संकेत है क्या, या फिर लड़कियों की सुंदरता का संकेत है क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है क्या? लड़कियों के अविवाहित होने का। यानी भूरिया जनजाति की कोई लड़की है, कोई युवती है, और उसने अगर क्या लगा के रखी है? बालों में कंघी लगा के रखी है,
चलिए, उनका कल्चर है, हमें उसकी रिस्पेक्ट है, बट बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लेडीज ऐसे भी कंघियां लगाती है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। मेरे मन में सभी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, वो हमारे देश का, हमारे समाज का हिस्सा है। तो लड़कियों ने ऐसा लगाया तो ऐसा माना जाएगा कि वो क्या है, अविवाहित, और जैसे ही शादी होती है उसके बाद में उन लड़कियों को वो कंघी निकालनी पड़ती, क्योंकि वो सिर्फ अविवाहित लड़कियां ही उस कंघी को लगा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा क्या, बी, लड़कियों के अविवाहित होने का प्रतीक है। फिर मृतक स्तंभ के बारे में आपने सुना होगा, कौन सा तथ्य सत्य है? दक्षिण बस्तर में मारिया और मूरिया जनजाति में मृतक स्तंभ बनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। ये आपने देखा होगा, दक्षिण बस्तर में मृतक स्तंभ मतलब क्या? देखिए, एक व्यक्ति की डेथ हो गई मान लीजिए, यहाँ पे उसे दफना दिया गया, दफनाने के बाद एक बड़ा पत्थर लाएंगे वो पहाड़ से, और यहाँ पे इसके ऊपर कुछ चित्र बना देंगे, कोई शैल चित्र नहीं, सॉरी, चित्र बना देंगे। कभी कभी तो ऐसे चित्र बनाते हैं वो, जैसे व्यक्ति को खाने में क्या पसंद था तो उसका चित्र बना दिया, उसके पास मोटर गाड़ी थी कि नहीं, आजकल ऐसे बनने लगे। और आजकल तो पत्थर वत्थर नहीं लाते, आजकल सीमेंट कंक्रीट के बना देते हैं वो। समाज में भी परिवर्तन होता है, तो सभी में परिवर्तन होगा। तो ये भी न्यूज में था, दक्षिण बस्तर में मारिया और मूरिया जनजाति में मृतक स्तंभ बनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। स्थानीय भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है? गुड़ी कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम में कभी आ जाए। प्राचीन काल में जनजातियों में पूर्वजों को जहां दफनाया जाता था वहां 6 से 7 फीट ऊंचा एक चौड़ा और नुकीला पत्थर रख दिया जाता था, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। फिर कक्साड़ पंडुम के बारे में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये भी इसके बारे में देख लीजिए। यह एक आदिवासी उत्सव है, सिर्फ इतना ही अगर आपने याद कर लिया तो बहुत हो गया। कक्साड़ पंडुम, यहाँ पर कुछ उनके देवताओं की वो पूजा करते हैं, बहुत सारे जो जनजाति के लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और उनका ये उत्सव मनाते हैं। गोंड, मुड़िया और अबुझमाड़िया ये जनजातियां मनाती हैं, दूसरे भी मनाते होंगे। यह मुख्यतः दक्षिण बस्तर के क्षेत्र में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी दोनों सत्य हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।